इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? आरसीबी के फैन पागल हो गए क्यों भाई? हम्म। आरसीबी के फैन क्यों पागल हो गए? हाँ जी। तो एनालिटिकल रीजनिंग में लगभग सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो। हर चीज आप लोग पढ़ चुके हो एनालिटिकल रीजनिंग में। स्टेटमेंट एजम्पशन आपने पढ़ लिया, कंक्लूजन पढ़ लिया, इन्फरेंस पढ़ लिया, आर्गुमेंट पढ़ लिया, डिस कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लिया, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लिया, रीजन असर्शन पढ़ लिया, डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ लिया, है ना। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं डेटा सफिशिएंसी। बेसिकली डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में आप लोगों को सीखना है कि कैसे, डेटा सफिशिएंसी में आप लोगों को क्या सीखना है कि कैसे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर दें, है ना। डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है बेसिकली, है ना। डेटा सफिशिएंसी में तो बस आप लोगों को सीखना है कि अपने प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को कैसे देने हैं। न्यू भी होनी चाहिए डेटा सफिशिएंसी की पीडीएफ। हाँ, डेटा सफिशिएंसी में आप लोगों को बस अपने प्रश्नों के उत्तर देने सीखने हैं। और डेटा सफिशिएंसी में वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो ऑलरेडी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं ना, वो सारे चैप्टर डेटा सफिशिएंसी के अंदर पूछ लिए जाते हैं, है ना। सारे के सारे चैप्टर। हम्म। सीता के पास कितनी चॉकलेट है बताओ जरा, जल्दी से बताओ। सीता के पास कितनी चॉकलेट है? आरसीबी ने जादू टोना करके मैच जीता है। जादू टोना करके मैच जीता आरसीबी ने। अच्छा, बढ़िया। तुम भी सीख लो ऐसा जादू। कितना आसान होता है दूसरे की मेहनत पे पानी फेर देना। एक सेंटेंस बोल के अरे इसकी तो किस्मत अच्छी थी इसलिए इसके साथ ऐसा हो गया। मतलब उसने जो मेहनत करी उसका कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी किस्मत अच्छी थी, है। क्यों भाई? किस्मत का नाम देके किसी की मेहनत को एक सेकंड में खत्म कर देते हैं लोग। हम्म। फटाफट से। मेंटल एप्टीट्यूड एंड मशीन इनपुट नहीं कराई सा। अरे यार, मशीन इनपुट तो अभी बचा है। मेंटल एप्टीट्यूड मतलब, मेंटल एप्टीट्यूड तो यही एनालिटिकल रीजनिंग है। और मेंटल एप्टीट्यूड कौन सा टॉपिक कह रहे हो तुम? हाँ, क्यों भाई? मेंटल एप्टीट्यूड कहना क्या चाहते हो तुम? मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? एक बच्चा कह रहा है सीता के पास कितनी चॉकलेट है? 9। एक बच्चा बता रहा है सीता के पास 9 चॉकलेट है। मेरे भाई तुम्हें ये नहीं बताना कि सीता के पास 9 चॉकलेट है या 10 चॉकलेट है। तुम्हें ये बताना है सीता के पास कितनी चॉकलेट है। इस प्रश्न का उत्तर पहले कथन से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, या दोनों को मिलाकर निकलेगा। तुम्हें ये बताना है सीता के पास कितनी चॉकलेट है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें किस कथन की जरूरत है, पहले की, दूसरे की, या दोनों की? ये बताना है तुम्हें सीता के पास कितनी चॉकलेट है ना। हाँ जी। बेटा सब मेंटल एप्टीट्यूड ही है, और क्या पूरी रीजनिंग मेंटल एप्टीट्यूड है। मानसिक अभिरुचि पूरी की पूरी रीजनिंग, और क्या है? हाँ? अभी हैज 10 chocolates which is 5 more than Geeta. Sita has 2 chocolate more than Sweta who has 2 more than Geeta. देखो, अभी हैज 10 chocolates। अभी के पास कितनी चॉकलेट है? 10 चॉकलेट है। विच इज 5 मोर देन गीता। गीता के पास कितनी है? 5 है। सीता हैज 2 चॉकलेट मोर देन श्वेता। सीता हैज 2 चॉकलेट मोर देन सीता। हु हैज 2 मोर देन
हुवर्ट श्वेता के लिए श्वेता इज टू मोर देन गीता, गीता से दो अधिक है तो श्वेता के पास कितनी आ गई, 7 आ गई, 5 गीता के पास है। और सीता हैज 2 चॉकलेट मोर देन सीता, सीता हैज 2 चॉकलेट मोर देन श्वेता, श्वेता से 2 ज्यादा 9। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हम केवल पहले कथन से दे सकते हैं। क्या इस प्रश्न का उत्तर हम दूसरे कथन से दे सकते थे, श्वेता के पास गीता से अधिक चॉकलेट है लेकिन अभी से कम है जिसके पास 10 चॉकलेट है ना। अकेले दूसरे कथन से इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, इस प्रश्न का उत्तर अकेले पहले कथन से दिया जा सकता है। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, केवल कथन पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, केवल कथन पहला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दूसरे कथन से प्रश्न का उत्तर निकलेगा नहीं, अकेले दूसरे कथन से प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा, अकेले दूसरे कथन से प्रश्न का उत्तर नहीं निकलेगा। चलिए साहब, सर्कल सेलिब्रेशन में 11 लोग मर गए, 33 घायल हो गए। हाँ, ये तो है। एक तो लोग पागल हो जाते हैं बिल्कुल, उनमें समझ ही नहीं है अपनी। अरे ठीक है, जीत गई, सेलिब्रेशन है तो इतना भीड़ भाड़ मचाने की क्या जरूरत है, हैं? लोगों को अपनी जान की परवाह ही नहीं है, क्या करें ऐसा। काट के देना था खाने के साथ। हाँ, तो वो निकाल दो ना हिस्सा, अगर बेकार है तो निकाल देना, सही हो तो ले आना, है ना। हाँ, फ्रिज में रख दो। आची, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अरुण किस दिन छुट्टी लेता है, अरुण किस दिन छुट्टी लेता है, ये जानकारी पहले कथन से निकलेगी, दूसरे से निकलेगी या दोनों से निकलेगी। अरुण की छुट्टी कब होती है, ये जानकारी किस दिन से निकलेगी, है। कल मेरा पेपर है, कुछ टिप्स दे दो प्लीज। जय सिया राम, जय सिया राम। टिप्स विप्स क्या है, बस भगवान का नाम लो, जो तुमने मेहनत करी है उसका फल तुम्हें मिल जाएगा, कुछ चमत्कार होगा नहीं, समझ रहे हो। जैसी मेहनत करी होगी वैसा फल तुम्हें मिल जाएगा कल, चिंता मत करो। अरुण किस दिन छुट्टी लेता है, अरुण डज नॉट टेक हिज लीव ऑन वेंसडे, अरुण बुधवार को छुट्टी नहीं लेता, पहले कथन से पता नहीं चलेगा अरुण किस दिन छुट्टी लेता है। अरुण टुक हिज लीव ईदर ऑन मंडे और थर्सडे, दूसरे कथन से भी नहीं पता चलेगा अरुण किस दिन छुट्टी लेता है। अगर दोनों कथनों को कंबाइन कर दूं, अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं तो भी मुझे पता नहीं चलेगा कि अरुण ने किस दिन छुट्टी ली, तो नीदर स्टेटमेंट फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो देते हैं, बनाओ। हम्म, बताओ बताओ। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, ए सी से बड़ा है, ए इज ओल्डर देन सी,
लेकिन बी से बड़ा नहीं है। ए सी से तो बड़ा है लेकिन बी से बड़ा नहीं है, बी से छोटा है। डी सी से बड़ा नहीं है, डी जो है सी से बड़ा नहीं है, तो डी जो है वो सी से छोटा है। तो ए बी सी डी ई एफ में कौन बड़ा है? सर यहाँ पे ई और एफ की जानकारी हमें नहीं मिली, पहले कथन से पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है, दूसरे कथन से पता नहीं चलेगा कौन बड़ा है। अगर मैं दोनों जानकारी को मिला दूं, डी वाज ओल्डर देन बोथ ई एंड एफ। देखो अगर मैं दोनों जानकारी को मिला दूं तो पहली जानकारी से तो मुझे पता चला बी बड़ा है ए से, ए बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी से, और दूसरी जानकारी से मुझे पता चला डी बड़ा है ई और एफ से। अगर दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर दें तो मुझे पता चल जाएगा डी बड़ा है ई और एफ से। तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा बी है। ये बात मुझे पता लगी दोनों कथनों को जोड़कर। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यहां पर हमें दोनों कथनों की ही एक साथ जरूरत पड़ेगी, यहां पर हमें दोनों कथनों की एक साथ जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? दोनों कथनों की एक साथ जरूरत पड़ेगी। चलिए साहब, नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, PQRST are the 5 person in the group. How many person are taller than T? T से लंबे कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति T से लंबे हैं? P is taller than Q. P Q से लंबा है. Who was only shorter than P and T? 1, 2, 3, 4, 5. Who किसके लिए? Q के लिए. Q only shorter than P and T. Q केवल दो व्यक्ति से छोटा है. Q केवल दो व्यक्ति से छोटा है P और T से. Q केवल दो व्यक्ति से छोटा है P और T से. कितने व्यक्ति T से लंबे हैं? या तो T से लंबा एक है या T से लंबा कोई भी नहीं है. हमें पता ही नहीं चलेगा T से लंबे कितने व्यक्ति हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा अकेले पहले कथन से. अच्छा, अगर मैं अकेला दूसरा कथन यूज करूं तो R is shorter than P, who was shorter than T ना, इससे भी पता नहीं चलेगा. अगर मैं दोनों कथनों को जोड़ दूं, P was shorter than T, P T से छोटा है, P छोटा है T से, तो दोनों कथनों को जोड़कर पता चल गया T से लंबा कोई नहीं है. दोनों कथनों को जोड़कर पता चल गया T से लंबा कोई नहीं है. तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. दोनों कथनों को जोड़ दोगे तो हमें पता चल जाएगा सबसे लंबा कौन है. सबसे लंबा है ना T है. T से लंबा, देखो दोनों कथनों को आपस में जोड़ दो, कैसे पता चलेगा T से लंबे कितने व्यक्ति हैं. जो वर्ड Q के लिए है, Q केवल P और T से छोटा था, केवल दो व्यक्ति से छोटा है Q P और T से, तो P और T को ऊपर रखना है ना. हु वर्ड P के लिए P वॉज शॉर्टर देन T, P T से छोटा है. अगर P जो है, अगर जो P है वो T से छोटा है तो T ऊपर P नीचे, बस. तो T से लंबे कितने व्यक्ति हैं? T से लंबे कोई नहीं है. ये जानकारी प्राप्त करने के लिए दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ी. बेटा हमें
पी आर एस यहां पर कहीं भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे पूछा है टी से लंबे कितने व्यक्ति हैं, तो टी से लंबा कोई भी नहीं है। ये जानकारी हमें दोनों कथनों को मिलाकर पता चल गई। हमें इस क्वेश्चन में आर और एस से लेना देना क्या? हमें इस क्वेश्चन में आर और एस से कोई लेना देना नहीं था। हमें इस क्वेश्चन में आर और एस से कोई भी लेना देना नहीं था, लेना देना नहीं था। हाँ जी सर जी, 3 नंबर क्वेश्चन को चेक कर लो एक बार। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा? ए बी सी डी ई एफ में से सबसे बड़ा कौन है ये बताना है। तो इस बात का पता लगाने के लिए हमें सारे कथनों की जरूरत थी, है? 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा? 3 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी। ए बी सी डी ई एक इमारत में रहता है। इसमें सबसे निचली इमारत की संख्या एक है, 5 4 3 2 1। ओके, सबसे ऊपरी 5 है। ऑन विच फ्लोर सी लिव्स, सी किस मंजिल पे रहता है? पहला जो कथन है, ए लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिटवीन डी, हु लिव्स इन टॉप मोस्ट फ्लोर। ए डी के नीचे किसी एक मंजिल पे रहता है। ए लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो डी, ए डी से नीचे रहता है कहीं, जो सबसे ऊपरी मंजिल पे रहता है। जो वर्ड यानी कि डी, डी सबसे ऊपर है। पहले कथन से हमें नहीं पता चलेगा कि सी किस मंजिल पे रहता है, पहले कथन से नहीं पता चलेगा। ई लिव्स 2 फ्लोर अबव सी, हु नीदर लिव्स इन थर्ड नॉर इन सेकेंड, है ना? जो कीवर्ड किसके लिए? सी के लिए है। सी ना तो तीसरी पे है ना दूसरी पे है। और सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है कौन? सी से 2 मंजिल ऊपर ई रहता है। सी 5वीं पे नहीं आ सकता, सी से 2 मंजिल ऊपर नहीं आ सकता ई। सी चौथी पे नहीं आ सकता, सी से 2 मंजिल ऊपर नहीं है। सी तीसरी और दूसरी पे आ नहीं सकता। तो 100% जो सी है वो पहली मंजिल पे रहता है। केवल और केवल दूसरे कथन से हमें पता चल गया, केवल और केवल दूसरे कथन से हमें पता चल गया कि सी पहली मंजिल पे है। सी से 2 मंजिल ऊपर रहता है ई। जो कीवर्ड सी के लिए, सी ना तो तीसरी ना दूसरी। सी बेटा तीसरी दूसरी पे था नहीं। सी चौथी पे नहीं आ सकता क्योंकि सी से 2 मंजिल ऊपर ई नहीं आ सकता। सी 5वीं पे नहीं आ सकता, सी से 2 मंजिल ऊपर ई नहीं आ सकता। तो 100% जो सी है वो पहली मंजिल पे ही आएगा। तो केवल और केवल दूसरे कथन से ही हमें पता चल गया है ना? केवल और केवल दूसरे कथन से ही हमें पता चल गया है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में तो ए बी के बारे में पूछा है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में ए बी के बारे में नहीं पूछा है। यहाँ पे बेटा ये इनकम्प्लीट है। ए बी सी डी ई, ये यहाँ लिखी हुई है जानकारी, वो थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट क्वेश्चन था। समझेगा? निम्नलिखित में से ए बी में से बड़ा था ना 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 ना, ए बी सी डी ई एफ। थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, ये ए बी सी डी ई एफ है। एग्जैक्टली ए बी नहीं, ए बी सी डी ई एफ है। ए बी सी डी ई एफ। हाँ जी। 19 व्यक्तियों की एक सीधी रेखा में एल और के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं? 19 व्यक्तियों की एक सीधी रेखा में एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं बताओ? एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ये जानकारी बेटा कहाँ से मिलेगी तुम्हें? एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिलेगी? जल्दी से बताओ। एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये जानकारी तुम्हें कहाँ से मिलेगी?
हाँ जी, 19 व्यक्तियों की एक सीधी रेखा में एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं? जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। एल और के बीच में कितने व्यक्ति हैं? वाई पंक्ति के सबसे बाएं छोर पे खड़ा है। वाई पंक्ति के सबसे बाएं छोर पे खड़ा है, यानी कि बाईं ओर से जो पहला व्यक्ति है वो वाई वाई है, वाई है ना। ओनली 5% स्टैंड बिटवीन वाई एंड के। वाई और के बीच में 5 व्यक्ति, यानी कि वाई और के बीच की जो दूरी है वो 6 है। ओनली 6% स्टैंड बिटवीन के एंड आर। 6 व्यक्ति के और आर के बीच में, तो के और आर के जो बीच की दूरी है वो 7 है। के और आर के बीच की दूरी जो है वो 7 है। चलिए साहब, है ना। अरे कहाँ पहुंच गए हम? वाई पंक्ति के सबसे बाएं छोर पे खड़ा है। वाई और के बीच में केवल 5 व्यक्ति है, यानी कि वाई और के बीच की दूरी 6 है। अच्छा, के और आर के बीच केवल 6 व्यक्ति खड़े हैं, यानी कि के और आर के बीच की दूरी कितनी है? 7 है। आर और एल के बीच केवल 4 व्यक्ति है। आर और एल के बीच 4 व्यक्ति हैं, तो एल की 2 पॉसिबिलिटी है। एल यहाँ भी है, इसके बीच की दूरी 5, और एल यहाँ भी है ना। अगर इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं तो एल और आर के बीच की दूरी 5। तो यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं, तो एल और के बीच में, एल और के बीच में कितने लोग हैं हम अभी डिफाइन नहीं कर सकते। दो पॉसिबिलिटी है बेटा। चलिए, तो पहला जो अकेला कथन है डिफाइन नहीं कर सकता। जे पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है। जे पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है। अगर जे पंक्ति के, अच्छा, 19 व्यक्ति की एक सीधी रेखा है। ओके 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 बेटा, यहां से पता चल जाएगा हमें। 19 व्यक्ति है ना, 19, तो 1 और 6 7 और 7 14 और 5 19। अच्छा, ये हो सकता है, दोनों संभावना हो सकती है। ओके, जे पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है। जे पंक्ति के मध्य में खड़ा है। 19 अगर व्यक्ति है तो दूरी कितनी है? 20 की दूरी हो गई। तो जे पंक्ति के मध्य में खड़ा है, 10 यहां से और 10 यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति खड़े हैं। आई और जे के बीच 2 व्यक्ति खड़े हैं, तो आई बेटा राइट साइड भी हो सकता है। इनके बीच में 2 व्यक्ति है, तो इनके बीच की दूरी 3। और जो आई है वो यहां भी हो सकता है। आई और जे के बीच में 2 व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 3 आ गई। आई और एल के बीच केवल 5 व्यक्ति खड़े हैं। आई एल के बाईं ओर खड़ा है। आई और एल के बीच 5 है। आई एल के बाईं ओर है, यानी कि एल आई के दाईं ओर है। एल जो है आई के दाईं तरफ है। और आई और एल के बीच में 5 व्यक्ति, तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। आई और एल के बीच की दूरी 6 हो गई। 3 और 3 6। बहुत बढ़िया। के जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के जो है जे के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यहां भी नहीं पता चलेगा। अच्छा, अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दूं, अगर मैं दोनों कथनों को आपस में जोड़ दूं, इंडिविजुअल से नहीं पता चलेगा। इंडिविजुअल से पता नहीं चलेगा। मैं दोनों कथनों को आपस में जोड़ने जा रहा हूं, है ना। दोनों कथनों को आपस में जोड़ने जा रहा हूं, तो जोड़ के कैसे बनाओगे तुम क्वेश्चन? दोनों कथनों को जोड़ दो। दोनों कथनों को आपस में जोड़ दें। देखना, जोड़कर हमें पता चलेगा। अगर मैं दोनों कथनों को आपस में जोड़ देता हूं, तब मुझे क्या पता चलता है? y स्टैंड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। y स्टैंड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, यानी कि y की जो, ये बिल्कुल किनारे पर बैठा है। किनारे पर यानी कि इसकी दूरी 1 मानी जाएगी। ये एंड है, एंड, ये एंड है। दूरी तो 1 काउंट होगी ना। ये बिल्कुल किनारे पर बैठा है, दूरी 1 काउंट होगी, है ना। ऑफ द लाइन ओनली 5% स्टैंड बिटवीन वाई एंड के। वाई और के बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो वाई और के बीच की दूरी 6 हो गई। ओनली 6% स्टैंड बिटवीन के एंड आर, तो के और आर की जो बीच की दूरी है वो 7 हो गई। के और आर के बीच की दूरी 7 हो गई। अच्छा, ओनली 4% स्टैंड बिटवीन आर एंड एल। अब बेटा एल का हमें नहीं पता, एल कहाँ है, तो यहां पर दूसरा ये जोड़ो। जे स्टैंड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन। ये मिडिल ऑफ द लाइन पर है, यानी कि 10वें स्थान पर है। पहल 1 और 6 7 और 7 14, 14 और 6 20, ये टोटल डिस्टेंस हो गई।
लेकिन जो जे है वो 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान मतलब 1 और 6 7, 7 और 3 10। ये कौन है? ये जे है। 6 और 3 और 1 10वें, क्योंकि जे पंक्ति के बिल्कुल बीचों बीच में है ना। बहुत बढ़िया। ओनली 2 people स्टैंड बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में 2 लोग हैं। 2 लोगों का मतलब है इनके बीच की दूरी 3 होनी चाहिए। अच्छा, अब ये 3 यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ पर कभी आई नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी के है। तो यानी कि यहाँ पर आई और जे के बीच की दूरी कितनी होगी? 3 होगी। के बीच की दूरी 3 होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 5% स्टैंड बिटवीन आई एंड एल। आई और एल के बीच में 5 है, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 6 होगी। 1 और 5, 6 और ये है। पता चल गया के और एल के बीच में कितने हैं। तो बेसिकली हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें बस हिंट चाहिए। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें हिंट चाहिए। दोनों कथनों को मिला दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, हमें हिंट चाहिए। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं डेटा सफिशिएंसी में। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर है। डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है बेटा। डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है। जो कुछ हमने पढ़ रखा है ना रीजनिंग में, वो सब डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो सब कुछ एग्जाम में डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में पूछा जा सकता है। डेटा सफिशिएंसी कोई नया चैप्टर नहीं है जिसको मुझे पढ़ाना था। तो बस मेरे को आप लोगों को यही आइडिया देना था कि एग्जैक्टली डेटा सफिशिएंसी में चलता क्या है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग चुका होगा कि एग्जैक्टली डेटा सफिशिएंसी में होता क्या। आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि एग्जैक्टली डेटा सफिशिएंसी में क्या होता है। क्यों भाई? अब तो लगभग खत्म ही हो गया ठीक है सिलेबस आपका। हम्म। एक आध टॉपिक बचा होगा, एक आध 2 3 टॉपिक बचे होंगे और क्या है। हाँ जी। तो बेटा बोर्ड पर ध्यान देना, एक्स एन से किस प्रकार संबंधित है। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एन? एक्स का एन से क्या संबंध है? एक्स का एन से क्या संबंध? आज
जी। तो यहां पर बेटा पहले स्टेटमेंट से भी पता चल गया x जो है n की दादी है, यहां पर दूसरे स्टेटमेंट से भी पता चल गया x n की दादी है। तो दोनों कथनों से अलग अलग पता चल गया कि x का n से क्या संबंध है, दोनों कथनों से अलग अलग पता चल गया x का n से क्या संबंध है। समझ रहे हो? तो ऐसी सिचुएशन में हम ऑप्शन चूज करते हैं द डेटा ईदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, उसकी बेटा मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करी है और वो क्वेश्चंस आपको उसी पीडीएफ से बनाने हैं, उसकी कोई क्लास नहीं होगी क्योंकि वो जी के जीएस पर बेस्ड क्वेश्चन है, जी के जीएस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्यूटर की क्लास डलवा देंगे बेटा, मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड बैच में अपलोड होंगी कंप्यूटर की क्लास, कंप्यूटर की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड होगी, है ना, वो भी डलवा देंगे, चिंता मत करो। तो डेटा सफिशिएंसी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी देखते हैं कल क्या क्या आप लोगों का बच रहा है, क्या क्या नहीं बच रहा है, एक बार मैं भी गो थ्रू हो जाऊं कि क्या क्या तुम्हारा बचा हुआ है, लास्ट में कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।